अस्सलाम वालेकुम, मैं समद अली, बांग्लादेश एमबीबीएस स्टूडेंट, फोर्थ ईयर। फाइनली मैं फोर्थ ईयर में आ गया हूँ। अभी थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दिया हमने, फोर्थ ईयर में आ गए हम। अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, रिज़ल्ट जैसे ही आएगा इंशाल्लाह आपको खबर हो जाएगी। वैसे भी सबका रिज़ल्ट एक साथ ही आएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, देखते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं बांग्लादेश में एमबीबीएस कर रहा हूँ और मार्क्स मेडिकल कॉलेज में, मीरपुर में। तो काफ़ी लोग मुझसे अब दोबारा से पूछ रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज तो नहीं हुआ बांग्लादेश का, या फिर कुछ न्यू एडिशन। कुछ मेरे को लगता है कि मेरे को ये दोबारा से बता देना चाहिए, वैसे मैंने बता रखा है, पर फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बांग्लादेश में एडमिशन लेने का। तो सबसे पहले तो आपको बांग्लादेश में अप्लाई करने के लिए आपकी ट्वेल्थ एज अ, ये तो कॉमन ही है कि ट्वेल्थ आपकी क्लियर होना चाहिए साइंस से, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट मैंडेटरी है। देन उसके बाद आपकी ट्वेल्थ में, हाँ मतलब एक टेंथ और ट्वेल्थ में, टेंथ को यहाँ पे कहते हैं एचएससी और एसएससी, एंड ट्वेल्थ को कहते हैं एचएससी, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। तो एसएससी में आपको चाहिए 9 जीपीए, मतलब तीनों का मिला के 9 जीपीए यहाँ पर। अगर आप मतलब मिनिमम मान लो कि आपको 70% से 65% टू 70% से अबव चाहिए टेंथ क्लास में। एंड ट्वेल्थ में आपको पर सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए अगर आपको यहाँ पे एलिजिबल होना है तो। बाकी कुछ कॉलेजेस में तो 80 मार्क्स भी मांगते हैं। तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको 60 मार्क्स चाहिए। मिनिमम जो होते हैं वो 60 होते हैं तीनों सब्जेक्ट में, जिसमें बायोलॉजी में आपको भाई 3.5 जीपीए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 3.5 जीपीए वो आप यहाँ पर आके कैलकुलेट कर लेना है। अपने जिससे भी आप बात करवाओ कंसल्टेंट से, उससे पूछ लेना कि जीपीए का क्या कॉरस्पॉन्ड है मार्क्स में। देन उसके बाद आपका बनता है सबसे मेन जो है, ये सब होने के बाद अगर ये सब है, आपका नीट ही क्वालिफाई नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। सबसे पहले आपको नीट क्वालिफाई करना है, जो भी उस ईयर पे मार्क्स जा रहे होंगे। जैसे मेरे टाइम पे 140 था, लास्ट टाइम 130 गया, कभी कभी 150 भी होता है। तो जो भी हो, नीट क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, उसके बाद ही आप बांग्लादेश में एडमिशन ले लेते हो। देन एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले काम होता है आपका यहाँ पे इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। उसके बिना आपको एमबीबीएस यहाँ पे बेकार है। अगर वो नहीं है आपके पास तो आपका कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे एमबीबीएस करने का, मतलब आप एमबीबीएस कर ही नहीं रहे, वैलिड ही नहीं है। देन सर्टिफिकेट जो होता है वो यहाँ पर आके ही बनता है, वो वहाँ से नहीं बनता। जब आप यहाँ पे एडमिशन होने से पहले आपका कंसल्टेंट आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट दिखाएगा, उसको दिखाने के बाद आपका एडमिशन होगा। वो मैंडेटरी है उसका होना। आप अपने कंसल्टेंट से बोलो मेरे को इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब चाहिए। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेन डॉक्यूमेंट है यहाँ का। यहाँ की रिपोर्ट कार्ड मान लो, आपके 10th-12th की रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर आके इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होती है, वो इम्पॉर्टेंट है। बस बाकी यही है, अच्छे से पढ़ो, नीट क्वालिफाई, कोशिश ये करो कि यहाँ पर आना ही ना पड़े, इंडिया में हो। दूसरी बात कि गैप वाला सिस्टम, मतलब किसी ने ड्रॉप करा है तो उसका क्या है। देखो, अगर आपने 12th करी है, 12th के बाद आपने 1 साल का गैप लिया तो दैट इज़ ओके। आप यहाँ पे यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन बांग्लादेश। बट इफ़ यू टेक अनदर ड्रॉप, आपने 2 साल ड्रॉप करा, देन उसके बाद यहाँ पे एडमिशन लेना बेकार है, क्योंकि होगा ही नहीं। अगर हो भी जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो एडमिशन लेते ही नहीं हैं उन चीज़ों, जो बोलते हैं कि हमें एक ही ड्रॉप चाहिए, स्टूडेंट ने एक ही ड्रॉप करा होना चाहिए, उसी का एडमिशन यहाँ पे अच्छी तरीके से होता है। बाकी अगर आपका 2 साल ड्रॉप है तो उसका बहुत मुश्किल से होता है, और हो भी जाता है तो पूरे सारे कॉलेज में नहीं होता, तो उसमें रिस्क होता है कि एंड में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये गैप वाला तो भाई चेंज नहीं होता है कभी भी। हर साल बोलते हैं कि इस बार 2 साल कर देंगे, 2 साल कभी भी नहीं होता है। तो 1 साल ही है, 1 साल ही हो गया। तो कोशिश करो कि आप एक बारी में वहाँ पे अटेम्प्ट करो और निकालो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे चाहिए होते हैं वो सबसे पहले तो आपको चाहिए मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी, 10th और 12th दोनों की। देन उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ये तो कॉमन सी बात है, आप बांग्लादेश आ रहे हो दूसरी कंट्री, पासपोर्ट और वीज़ा। फिर उसके बाद 10 आपके पास एटलीस्ट 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। और फिर जो आपके ये नीट सर्टिफिकेट जो है आपका, नीट का एडमिट कार्ड और नीट का जो रिज़ल्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो चाहिए होती है। फिर उसके बाद इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, जो मैंने अभी बताया कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर आके मिलेगा, लेकिन वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है यहाँ के लिए। फिर उसके बाद जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है।
तो ये हमारा जो काम किया था ये वाला अटेस्टेड वाला मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का, ये हमारे कंसल्टेंट ने किया था। तो आपका जो भी कंसल्टेंट हो उससे बोलिए, वो ये काम करेगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरे को DM करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मोस्टली मैं रिप्लाई कर देता हूँ हर किसी को, शायद ही 1-2 होगा जिसको मैंने रिप्लाई ना कराओ, मतलब मेरा रिप्लाई आ जाता है हमेशा। तो आप मेरे को क्वेश्चन करो, जो भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। अभी तो फ़िलहाल फ्री हूँ। देन उसके बाद आपका आता है, आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में, हर एक डॉक्यूमेंट में सेम नाम होना चाहिए, सब डॉक्यूमेंट में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नाम होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फादर का नाम भी सेम होना चाहिए, ठीक है। आपके आधार कार्ड के यहाँ पे कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ नहीं चाहिए होता, बस पासपोर्ट में ना, पासपोर्ट संभाल के रखना है यहाँ पे। और वीज़ा, उस पर वीज़ा का जो एक $100 की फ़ीस होता है, जब ये अटेस्टेड कराने जाते हैं ना, तो उसमें $100 की कुछ फ़ीस लगती है, वो आपको देनी पड़ेगी कंसल्टेंट को। उसी में शायद वीज़ा भी इंक्लूड होता है, तो वो आपका कंसल्टेंट करेगा। अगर वो ना करे, वैसा तो होता नहीं, ऐसा ना करे तो मेरे से कांटेक्ट करना, मैं बता दूंगा कि किस तरीके से होता है। अगर आप मेरे को करोगे तो मैं बता सकता हूँ। ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, खुद भी कर सकते हैं। ये जो अटेस्टेड वाला काम है फॉरेन अफेयर से, ये खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने कंसल्टेंट से कराओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसको आप चार्ज दे रहे हो उस चीज़ का, तो वही करे तो बेटर है। आप कुछ मत करना, बस मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको चेक करनी है कि ये हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये काम नहीं हुआ है तो आपका एडमिशन भी नहीं हुआ है। तो ये आपको चेक करना है कि आपकी 10th जब 12th की मार्कशीट आएगी तो उसको आप पीछे से देखेंगे ना, तो उस पर स्टैम्प लगी होंगी बहुत सारी, तो वो स्टैम्प आपको चेक करनी है कि लगी या नहीं लगी। फिर वो ओरिजिनल जो 10th 12th की मार्कशीट है वो आपके कॉलेज में सबमिट होगी, वो कॉलेज वाले रखते हैं अपने पास। जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा देन वो आपको वापस, ठीक है। और काफ़ी लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि इनाम मेडिकल कॉलेज कैसा है, या फिर ढाका कम्युनिटी बेटर है, या फिर ज़हरुल इस्लाम बेटर है। देखो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे कॉलेज सारे अच्छे हैं, पढ़ाई सब जगह सेम है। आप हॉस्टल देखो, जो हॉस्टल अच्छा है उस कॉलेज में आप एडमिशन लो जिसका हॉस्टल अच्छा है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम अपने हॉस्टल पे स्पेंड करना है। आपको पढ़ाई अपने हॉस्टल पे करनी है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं करनी। आपको सेल्फ स्टडी अपने हॉस्टल में करनी है, जहाँ का खाना अच्छा हो, जहाँ का साफ़ सुथराई हो, जहाँ पे क्लीनिनेस हो, पानी अच्छा हो, आसपास का लोकेलिटी अच्छी हो, एरिया अच्छा हो, उस जगह उस कॉलेज में एडमिशन लो जहाँ का हॉस्टल अच्छा है। क्योंकि पढ़ाई यहाँ की सब जगह की सेम है। अगर आप मार्क्स में आते हो तो भी सेम है, इनाम में जाते हो तो भी सेम है, ढाका कम्युनिटी में जाते हो तो भी सेम है। आप कोशिश ये करो कि रूरल एरिया में कम लो एडमिशन। रूरल एरिया में जो कॉलेजेस होते हैं, ऐसा नहीं है वो बुरे हैं, लेकिन वहाँ के जो हॉस्टल्स हैं वो शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे, और आपको बाहर निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सिटी काफ़ी दूर होती है वहाँ से। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी जो कॉलेज सिटी में, उस कॉलेज में एडमिशन लो, वो बेटर है। और हॉस्टल हमेशा देखो, कॉलेज के पीछे मत जाओ। कॉलेज कैसा भी हो, स्टडी सब जगह सेम है, टीचर सब जगह सेम होते हैं, सब डिपार्टमेंट सेम होते हैं। बस आप हॉस्टल देखो, हॉस्टल जहाँ अच्छा है, खाना जहाँ अच्छा है, उस जगह एडमिशन लो। कॉलेज के पीछे मत जाओ कि स्टूडेंट्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, या कॉलेज कैसा है। कॉलेज मैटर नहीं करता, मैटर यहाँ पे हॉस्टल करता है, क्योंकि पढ़ाई सब जगह सेम है, ठीक है। और बाकी बस ये वीडियो है। अब मेरे को आप सजेस्ट करो कि मैं किस बात पे वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। ये तो मैंने ऐसी, मतलब मेरे को लगा कि इस पे बनाना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब न्यू एडमिशन होने वाले हैं, जैसे नीट हो रहा है, तो आप मेरे को बोलो, मैं उस पर न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे को सजेस्ट करो, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत स्लो हो चुकी है। मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को शायद टाइम ही नहीं मिलता, या मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, ऐसे कह सकते हो। पर अगर आप मेरे को बोलोगे, मेरे को हेल्प की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा। और बस प्रे करो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट एस्पिरेंट्स, एंड बेस्ट ऑफ लक्स जो अभी 3rd ईयर में आए हैं, जिन्होंने भी फर्स्ट प्रॉफ दिया, उनका रिज़ल्ट इंशाल्लाह मेरे को लग रहा है फ़ैब में आ सकता है, बोल रहे हैं ऐसा 1 फ़ैब में आ सकता है। बाकी दुआ करो, हमारा भी रिज़ल्ट आने वाला है, दुआ करो मैं पास हो जाऊँ, हम सब पास हो जाएँ, सब पास हो जाए, फर्स्ट ईयर भी पास हो जाए, 3rd ईयर भी, फाइनल जिन का एग्ज़ाम हो सब पास हो जाए। एंड फाइनली ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, और जो भी है डिसलाइक को छोड़ के सब कर दो। और जो करना है करो, बस अनसब्सक्राइब मत करो। थैंक यू।